हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। मैं आशीष बिटले आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टैगलाइन है संघर्ष से सफलता की ओर। बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। हम सिलेबस पर आधारित वर्ग 3 परीक्षा का मैथ्स का टॉपिक यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस ईयर के 20 क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम 10 क्वेश्चन और देखेंगे। तो वीडियो में लगातार बने रहे, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर चुके थे। आज का 21 नंबर का क्वेश्चन है। व्यवहारिक गणित का भाग है। ऑप्शन है पहला संख्या का हिसाब, दूसरा ऑप्शन है जोड़ व बाकी करना, तीसरा ऑप्शन है समीकरण को हल करना, और चौथा ऑप्शन है बैंकों की कार्य प्रणाली को समझना। तो दोस्तों देखते हैं हम किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो व्यवहारिक गणित का भाग है संख्याओं का हिसाब करना। क्या संख्या का ही हिसाब करना व्यवहारिक गणित का भाग है क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जोड़ व बाकी करना, अगर जोड़ कर लिए, घटाना कर लिए, ये सब कर लिए तो ही ये संख्या का व्यवहारिक भाग है क्या? नहीं। फिर तीसरा समीकरण को हल करना, ये तो कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता कि व्यवहारिक गणित में आप समीकरण को सॉल्व करते होंगे। और बैंकों की कार्य प्रणाली को समझना। तो बैंकों की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हम व्यवहारिक गणित का उपयोग करते हैं, जैसा कि इतने में खरीदा, इतने में बेचा। मतलब ये इस प्रकार का जो बैंकों में लेन देन होता है उसकी कार्य प्रणाली को समझना ही व्यवहारिक गणित का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला देखते हैं 22 नंबर का जो है। 22 नंबर का क्या है? दौड़ के मैदान से अभिप्राय है। दौड़ के मैदान से अभिप्राय है किसका? तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑप्शन है शिक्षा क्रम, दूसरा पाठ्यक्रम, तीसरा दोनों, और इनमें से कोई नहीं। शिक्षा क्रम, पाठ्यक्रम और इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो बता दें इसका राइट आंसर है पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर कैसे होगा, इसके तरफ बात करते हैं कि कैसे पाठ्यक्रम होगा। तो पाठ्यक्रम को हम लैटिन भाषा में कहते हैं क्यूरेरे, जिसका मतलब होता है पाठ्यक्रम का ना, दौड़ का मैदान जिसका मतलब होता है। तो जो पाठ्यक्रम है वो किस शब्द से बना है? क्यूरेरे, और जो लैटिन भाषा का शब्द है क्यूरेरे, इससे बना है, और जिसका मतलब भी होता है कि दौड़ का मैदान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें शिक्षा क्रम भी ऑप्शन था, पाठ्यक्रम भी ऑप्शन था, और ये दोनों भी ऑप्शन थे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर
गणित का सर्वाधिक महत्व ऑप्शन है पहला भौतिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आध्यात्मिक, चौथा ऑप्शन है हमारा व्यवहारिक। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर मतलब उच्च प्राथमिक स्तर का जो कहां से कहां तक होता है, तीसरी से पांचवी तक जो होता है, ये होता है हमारा उच्च प्राथमिक स्तर। पर गणित का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है ये आपको बताना है। तो भौतिक रूप एक बात करते हैं, फिजिकली रूप में होगा क्या, ये ऑप्शन यहां से कट रहा है कि फिजिकली रूप में तो नहीं हो सकता। मानसिक रूप में बच्चों की मानसिकता देखी जाती है क्या, उसमें मानसिक रूप से देखा जाता है, नहीं, ये हो नहीं सकता। दूसरा आध्यात्मिक रूप, ये तो बहुत ही बाहर का ऑप्शन दे दिया था आपको कि आध्यात्मिक रूप मतलब ये कभी हो ही नहीं सकता। और व्यवहारिक रूप की बात करते हैं, तो व्यवहारिक रूप में बात करें कि व्यवहार में बच्चों के गणित को लाना, तो बिल्कुल हम जब भी तीसरी से पांचवी क्लास के बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो उसमें यही गणित का सर्वाधिक महत्व किस रूप में देते हैं, हम व्यवहारिक रूप में देते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन है बौद्धिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नैतिक मूल्य, तीसरा ऑप्शन है आपके पास सांस्कृतिक महत्व, और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, देखते हैं कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण का महत्व है। पाठ्यक्रम में जो गणित शिक्षण को क्यों लिया गया है या किसके कारण इसको हम लेते हैं, क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को। तो बौद्धिक मूल्य, बौद्धिक रूप से हम बच्चों को ये सिखाते हैं क्या, बिल्कुल ये हम सिखाते हैं बौद्धिक रूप से। फिर नैतिक मूल्यों की वृद्धि हेतु भी गणित शिक्षण आवश्यक है। चौथा सांस्कृतिक मूल्य, ये इसके लिए भी आवश्यक है। और चौथा ऑप्शन है हमारा ये सभी। ठीक है, तो बता दो ये तीनों जो है बौद्धिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक महत्व, इन तीनों के लिए क्या है, गणित आवश्यक है। और ज्यादातर बाल विकास के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये सभी वाले ऑप्शन हमारा सही होते हैं, ज्यादातर यही ऑप्शन सही होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न क्या पूछा था। 25 नंबर का प्रश्न जो है कि जिस विधि में क्या है, पहले क्या है उदाहरण और बाद में नियम को देखा था। जो पहले उदाहरण और बाद में क्या करते हैं, नियम बताए जाते हैं, वो कौन सी विधि कहलाती है। तो ऑप्शन है यहाँ पर समस्या समाधान विधि, दूसरा ऑप्शन है आगमन विधि, तीसरा निगमन विधि और कोई नहीं। तो समस्या समाधान विधि की बात करते हैं। तो समस्या समाधान विधि कौन सी विधि होती है, जिसके अंतर्गत हम पहले समस्या लिख देते हैं और उसको सीधे सॉल्व कर देते हैं। फिर आगमन विधि की बात करते हैं। आगमन विधि जिसमें हम पहले
उदाहरण और बाद में क्या करते हैं, नियम बताते हैं। फिर उसी का जस्ट विपरीत निगमन विधि। निगमन विधि में हम पहले क्या बताएंगे, नियम बताएंगे, उसके बाद में क्या बताएंगे, उदाहरण बताएंगे, और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 26वें नंबर का प्रश्न क्या है। 26 नंबर का जो प्रश्न है उसके तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है चलो, वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है, किस प्रकार का दोष है। ऑप्शंस देखते हैं कि पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है, या विषयों में सहसंबंध है का अभाव है, या पाठ्य में ललचानेपन का अभाव है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, कि वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष क्या है, ये आपको बताना है वर्तमान पाठ्यक्रम का। तो पहला ऑप्शन को समझते हैं, पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया गया है। बिल्कुल पुस्तकीय ज्ञान पर ही बल दिया गया है। दूसरा, विषयों में सहसंबंध का अभाव है, विषयों में सहसंबंध का अभाव है। फिर तीसरा ऑप्शन है पाठ्य में लचीलेपन का अभाव है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये सभी चीजें का क्या है, अभाव है। चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का संख्या चलिए एक क्वेश्चन दिया है कि संख्या इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,69,387 में 9 के स्थानीय मान व वास्तविक मान में कितना अंतर है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये संख्या को लिख लेते हैं कि संख्या क्या है। इस प्रकार से हमको संख्या दी है। इस संख्या को पढ़ते कैसे हैं, हम यहाँ इकाई से पढ़ना चालू करते हैं। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये लाख, मतलब 5,69,387। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थानीय मान की बात कर लेते हैं। तो स्थानीय मान होता क्या है कि स्थानीय मान कि वह कौन से स्थान में है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, तो मतलब वो कौन से स्थान पे है, हजार के स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, हजार के स्थान पर। जिस स्थान पर होता है हम उसका उस संख्या से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। जैसे अगर ये 9 यहाँ सैकड़े के स्थान पर होता तो हम इसको 100 से गुणा कर देते। अभी हजार के स्थान पर है तो क्या करेंगे, हम 1000 से इसको गुणा कर देंगे। तो ये क्या निकल गया, हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान निकल गया। अब उसके बाद जो वास्तविक मान, ये वास्तविक मान को हम दूसरे नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जाति मान के नाम से भी जानते हैं। जाति मान के नाम से भी जानते हैं। मतलब वास्तविक मतलब उसका संख्याओं में कौन सी जगह पर उसका मान है और उसका एग्जैक्ट मान कितना होता है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मान जो जाति मान या वास्तविक मान की बात करते हैं तो ये दोनों एक ही है। ठीक, वास्तविक मान व जाति मान दोनों एक ही है। और उस 9 का जो जाति मान कितना होगा, 9 ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो स्थानीय मान कितना हो गया, ये हो गया 9,000 आपका स्थानीय मान हो गया।
अब बोला है हमको क्या प्रश्न में कि अंतर कितना है, तो अंतर कितना है, अंतर मतलब घटाना, और ये क्या करेंगे 9 से इसको घटा देंगे। तो 10 में से यहाँ एक उधार ले लेंगे, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, और 10 में से 9 गया 1 हो गया। ठीक है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ 9 बच गया, फिर यहाँ 9 बच गया, लेकिन यहाँ से भी तो एक दहाई उधार गया था, तो यहाँ कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर निकल करके आ जाएगा 8991। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछा गया था। चलिए देखते हैं। कुछ जोड़ने के प्रश्न आए हुए थे, उनको हम देखते हैं। तो निम्नलिखित का योग लिखिए, निम्नलिखित का योग लिखिए। कौन से प्रश्न थे, 1856 ये दिया था, फिर दूसरा दिया 3287, तीसरा दिया है 8432, अगला 9.999, फिर अगला दिया है 18.888, इस प्रकार का दिया है। तो हम जब भी दशमलव का जोड़ना या दशमलव का घटाना इस प्रकार की संक्रियाएं लगाते हैं दशमलव में, तो किस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। तो हम इकाई के स्थान पर इकाई लगाते हैं। दशमलव में जितनी संख्या दी होती है, जैसे यहाँ पर दशमलव में 3 संख्या दी हुई है, तो हम यहाँ पर भी इस संख्या को जैसे लिखेंगे 1856, ठीक है। इसके बाद दशमलव में 3 संख्या इस प्रकार से लिख देते हैं। फिर इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 3287 को भी दशमलव में हम 3 संख्या तक लिख देंगे। फिर उसके बाद ये 8432 इसको भी हम दशमलव में 3 संख्या तक लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 9.999 दिया है अपने पास, तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे। अभी ये दशमलव के बाद कितने संख्या है, 999 दशमलव लग गया। अब उसके बाद ये कौन सी संख्या है, ये इकाई की संख्या है। जो 9 है हमारी इकाई की संख्या है, इकाई की संख्या है। उसी प्रकार हम इसको लिख देते हैं। तो दशमलव के बाद की 888 है, और इधर दशमलव के बाद की ये है, दशमलव के पहले की 1 और 8। अब इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो जोड़ देते हैं, 0 0 0 और 9 और 8 17, ठीक है। 17 की 7 हासिल का आया 1, फिर ये 9 और 1 10 और 8 18, फिर हासिल का आ जाएगा 1, यहाँ 1, फिर ये 9 और 1 10 10 और 8 18, फिर यहां से एक कैरी आ गया। तो 6 और 1 7 7 14 14 और 2 16 16 और 9 25 और 25 और 8 हो गया आपका 33। यहाँ दशमलव लग जाएगा उसके बाद, है ना। तो 33 की 3, फिर कैरी ले लो 3 इस साइड, तो 5 और 3 8 8 और 8 16 16 और 3 19 19 और 1 20, ये 20 की 0, यहाँ पर कैरी का 2 चला गया, 8 और 2 10 और 6 16 की 6, और यहाँ पर फिर से एक कैरी आ गया। तो ऐसे 2 और ये हो गया 3 5 5 और 8 हो गया 13। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 13,603.887। हमेशा आप दशमलव के बाद की संख्या को सिंगल सिंगल पढ़िएगा, नहीं तो ऐसे नहीं कि 887 इस प्रकार से नहीं पढ़ते। हम हमेशा दशमलव के बाद की संख्या को कैसे पढ़ते हैं, 887। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 28वां प्रश्न देख लिया था हमने, उसके बाद हम 29वां प्रश्न आज का देखते हैं। चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि सरलीकरण का टॉपिक हमने जो आपको पढ़ाया था बोर्डमास के नियम से, उसके ही कुछ प्रश्न इसमें पूछे गए, और 7 से 8 प्रश्न आपको इसके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 5 ऋण बड़ा कोष्टक ऋण मंझला कोष्टक
3 ऋण छोटा कोष्टक 3 ऋण 6। इस प्रकार से आपको ये 3-4 कोष्टक यहाँ पर दिए हुए हैं। और इस वाले प्रश्न को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो मैंने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड मास का जो नियम है मैंने पढ़ाया था। तो बोर्ड मास के नियम में हमने देखे थे, बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं, उसके बाद भाग देते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अगर गुणा है तो गुणा करेंगे या फिर भाग देंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कोष्टक भी 3 प्रकार के अब देख पा रहे होंगे आप क्वेश्चन में। तो कोष्टक में सबसे पहले हमको कौन सा कोष्टक सॉल्व करना है, तो छोटा कोष्टक हम सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऋण 6 में से धन 3 गया तो ऋण 3, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, 5 ऋण 4 ऋण 3 ऋण, ये देखिए अब क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा क्या होता है, हमेशा धन होता है। तो 3 ऋण 3 से ये क्या हो जाएगा, धन 3 हो जाएगा। और उसके बाद इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो 5 ऋण कोष्टक 4 ऋण। अब ये जैसा कि देख पा रहे होंगे 3 और 3 कितना होगा, 6 हो गया। ये लास्ट कोष्टक बचा हुआ है हमारा। चलिए अब फिर से घटाते हैं। बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वही चिन्ह लगा देंगे फिर हम। तो चलिए घटाते हैं। 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। सॉरी 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और बड़ी संख्या में जो चिन्ह है वही चिन्ह हम यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद देखते हैं, फिर कोष्टक से सॉल्व करेंगे। तो ऋण चिन्ह का गुणा धन चिन्ह, ऋण का गुणा ऋण से होगा तो क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और ये 2 बराबर उत्तर कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में गणित के पूछे थे हमने, जिसमें पेडागोजी के भी, गणित पेडागोजी के भी क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।